डियर स्टूडेंट्स, आज हम sp2 संकरण या sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और sp संकरण कक्षक का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसी के कंटिन्यूएशन में, इसी के आगे हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप जानते हैं एक S और दो P कक्षक Px और Py आपस में संकरण के परिणाम स्वरूप तीन sp2 हाइब्रिड कक्षकों का निर्माण करेंगे। एक S और दो P के तो कुल कितने नए कक्षक बनेंगे? तीन संकरित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिट बनेंगे, जिनको हम किस नाम से, किस तरीके से जानेंगे? sp2। अब यही मैंने यहाँ लिखा है, s ऑर्बिटल प्लस px ऑर्बिटल प्लस py ऑर्बिटल इज इक्वल टू 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो तीन नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनकी तरंग फलन क्या क्या होंगी? हमने माना ψ1, ψ2 और ψ3। ये ψ1, ψ2 और ψ3 किस किस के मिलने से बनी है? S, Px और Py। अब उसी तरीके से जैसे हमने पहले माना था कि ψ1 को बनाने में S का कंट्रीब्यूशन, योगदान कितना है? A1। Px का कोफिशिएंट B1 और Py का C1। इसी तरीके से ψ2 के लिए ये कोफिशिएंट हो जाएंगे A2, B2 और C2, और ψ3 के लिए A3, B3 और C3 क्रमशः S, Bx और Py के लिए कोफिशिएंट होंगे। तो ये हमारी वेव फंक्शन या तरंग फलन हो गई तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए, ψ1, ψ2 और ψ3। चलिए अब बात करते हैं S कक्षक। पहले भी आपने जाना कैसा है? गोलाकार सममित, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो ये क्या करेगा? सभी संकरित कक्षकों में बराबर योगदान करेगा। S ऑर्बिटल बीइंग स्फेरिकली सिमेट्रिकल कंट्रीब्यूट इक्वली इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो S के कोफिशिएंट क्या क्या हैं? तीनों में A1, A2 और A3। तो हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन होता है कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये कितना होगा? टोटल 1। तो और हम ये भी जानते हैं कि A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर आपस में बराबर होंगे, इसलिए A1 स्क्वायर या A2 स्क्वायर या A3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/3। और अगर हम A1, A2, A3 का मान निकाल लें तो ये हो जाएगा 1/√3। यहाँ से हमने A1, A2 और A3 की वैल्यू निकाल ली। कितनी आई ये वैल्यू? ये वैल्यू आई 1/√3। ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि ψ1 को x अक्ष पर माना जाता है। क्या माना जाता है? कि ψ1 जो है वो x एक्सिस पर है। तो क्योंकि ये x एक्सिस पर है, इसलिए इसमें Py का योगदान, कंट्रीब्यूशन हम कितना मान सकते हैं? 0। तो उस योगदान का जो कोफिशिएंट है वो भी कितना हो जाएगा? 0, यानी C1 की वैल्यू 0। यहाँ से हमने क्या क्या निकाल लिया? A1, A2, A3 इज इक्वल टू A1, A2, A3 इज इक्वल टू 1/√3 और C1 इज इक्वल टू 0। अब ψ1 के लिए आपके पास A1 है, C1 है। आपको B1 की वैल्यू और पता चल जाए तो आप ψ1 लिख सकते हैं। तो चलिए B1 की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि ψ1 प्रसामान्यीकृत या नॉर्मलाइज्ड है। ψ1 इज नॉर्मलाइज्ड।
तो क्या हो जाएगा, साई वन स्क्वायर डी टो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कितना इज इक्वल टू 1। तो अब कैसे लिखेंगे, साई वन का स्क्वायर, साई वन का स्क्वायर मतलब इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, a1 स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। a1 किसके बराबर है, 1/√3, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3 प्लस b1 स्क्वायर। ठीक है, c1 आप जानते हैं 0 है, तो c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये किसके बराबर हो गया 1 के। अब b1 स्क्वायर निकालना है निकालने में, तो सिंपल मैथमेटिक्स से छोटी सी 1/3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 यानी 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 - 1 2/3 इट इज़ b1 स्क्वायर। b1 स्क्वायर का मान आ गया अपने पास कितना 2/3, तो b1 का मान आ जाएगा √2/3, b1 इज़ √2/3। अब क्योंकि हमारे पास a1 b1 और c1 तीनों हैं, तो हम साई वन की वैल्यू लिख सकते हैं। अब हमें साई टू की बात करनी है, तो साई टू में a2 b2 और c2, तो a2 हम जानते हैं कितना, a2 का मान 1/√3। अब b2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि साई वन और साई टू आपस में ऑर्थोगोनल है। यहाँ आप एक बात समझ लीजिए कि साई वन, साई टू, साई थ्री और साई फोर चारों अपने आप में नॉर्मलाइज्ड या प्रसमानीकृत हैं, और कोई दो आपस में ऑर्थोगोनल भी हैं। जैसे साई वन साई टू ऑर्थोगोनल है, साई वन साई थ्री ऑर्थोगोनल है, साई टू साई थ्री ऑर्थोगोनल है, तो कोई भी दो वेव फंक्शंस आपस में ऑर्थोगोनल भी हैं। तो हमने क्या लिया, साई वन और साई टू आपस में लंबकोणीय है या ऑर्थोगोनल है। क्या कंडीशन होती है लंबकोणीय की, अच्छी तरीके से जानते हैं आप, साई वन साई टू डीटो का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इज इक्वल टू 0 लंबकोणीय के लिए। तो अब इसमें भी वही है कि इन दोनों के कोफिशिएंट का सम 0 होगा, तो यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a1 1/√3, a2 भी 1/√3 प्लस b1 की वैल्यू, आप यहाँ b1 की वैल्यू देखिए, आप यहाँ निकाल चुके हैं समीकरण 2 में √2/3 इंटू b2 प्लस, क्योंकि हम c1 को 0 मान चुके हैं इसलिए c1 c2 भी 0 होगा इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, a1 a2 की वैल्यू रख ली, b1 की वैल्यू रख ली, b2 निकालना है, c1 c2 0 हो गया इज इक्वल टू 0। अब सिंपल मैथ्स, इसको सॉल्व कर दीजिए आप, √2/3 b2 बराबर -1/3, ये 1/√3 इंटू 1/√3 क्या हो गया 1/3, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -1/3। b2 आप आराम से निकाल सकते हैं, -1/3 इंटू √3/√2, √3 से √3 कट जाएगा तो नीचे बचेगा √2 इंटू √3 √6, सो इट इज़ -1/√6। b2 का मान क्या आ जाएगा -1/√6। देखा आपने, कोई दिक्कत नहीं, इट इज सिंपल मैथ्स है ना। मान रख दिए a1 a2 b1 b2 के, c1 0 है तो c1 c2 0 हो गए, और b2 अननोन है, b2 आपने यहाँ से निकाल लिया -1/√6। अब आप देखिए साई टू के लिए आपके पास a2 आ गया
पहले से ही कितना 1/√3। B2 यहाँ से आ गया -1/√6। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए C2। तो Ψ2 लिख पाएंगे आप। C2 के लिए अब आप क्या करेंगे? अब हमने ये माना कि Ψ2 भी नॉर्मलाइज है। जैसे पहले Ψ1 को नॉर्मलाइज किया था, अब Ψ2 को भी प्रसामान्यीकृत किया, नॉर्मलाइज मानेंगे। तो क्या हो जाएगा? Ψ2 स्क्वायर डीटो कहाँ से कहाँ तक? इंटीग्रेशन -∞ से +∞ तक। किसके बराबर हुआ ये 1 के या 1 के बराबर। कोफिशिएंट का स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, Ψ2 1 इसलिए A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ आप जानते हैं A2 की जगह 1/√3 और स्क्वायर किया तो 1/3 प्लस B2 की वैल्यू है -1/√6 इसका स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1/3 -1/√6 का स्क्वायर हो जाएगा +1/6 प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगेन सिंपल मैथ्स 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा? 6 एलसीएम आया, 2 + 1 3/6 यानी 1/2 प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब 1/2 को राइट हैंड साइड में ले गए, देन C2 स्क्वायर कितना देगा? 1 - 1/2 दैट इज 1/2। सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं। C2 अंडर वर्गमूल ले लीजिए तो C2 इज इक्वल टू 1/√2। समीकरण नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास क्या आ गया? A2 B2 C2 तीनों की वैल्यू आ गई, तो आप Ψ2 को लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं Ψ3 के लिए। तो Ψ3 के लिए आपको क्या क्या चाहिए? A3 B3 और C3। A3 आपको पता ही है 1/√3। अब B3 निकालने के लिए हमने माना Ψ1 और Ψ3 आपस में लंबकोणीय हैं। Ψ1 एंड Ψ3 आर ऑर्थोगोनल। 1 और 3, तो 1 और 3 मतलब 1 के कोफिशिएंट और 3 के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। दैट इज A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3 इज इक्वल टू 0। A1 A3 1/√3 इंटू 1/√3 क्या हो गया? 1/3 प्लस B1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही। B1 का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पर √2/3, तो B1 की जगह हमने लिख दिया √2/3 और B3 C1 0 तो C1 C3 भी 0 हो गया इज इक्वल टू 0। अगेन सिंपल मैथमेटिक्स B3 बराबर -1/3 इंटू ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये √3/√2। √3 से √3 कैंसिल हुआ तो √3 बचा -1/√6। सो हमें B3 का मान मिलेगा -1/√6। द वैल्यू ऑफ B3 इज -1/√6। क्लियर? अब A3 आ गया, B3 आ गया, क्या बचा? अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए C3। अब किसकी वैल्यू चाहिए अपने को? C3। तो C3 को निकालने के लिए हमने माना कि Ψ2 और Ψ3 आपस में ऑर्थोगोनल हैं। Ψ2 एंड Ψ3 आर ऑर्थोगोनल, आपस में लंबकोणीय हैं। तो बस अब अपने को
अब क्या करना रह गया? कुछ नहीं, लंबकोणीय की कंडीशन लगा दीजिए। शर्त क्या शर्त आ गई? इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। किसका? शाई 2 शाई 3 का। डी टो इज इक्वल टू 0। बस एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं हम, वैल्यू रखते जाएंगे। 2 के लिए A2, 3 के लिए A3, तो A2 A3। इसी तरीके से प्लस B2 B3, इसी तरीके से प्लस C2 C3 इज इक्वल टू 0। अब जान रहे हैं आप A2 A3 की वैल्यू √1/√3 और 1/√3। तो A2 A3 क्या हो गया? 1/3। B2 की वैल्यू आपने निकाली। देखें क्या निकाली आपने B2 की वैल्यू? B2 की वैल्यू आपने निकाली -1/√6। इसी तरीके से B3 की वैल्यू आपने निकाली -1/√6 और C2 की वैल्यू आपने निकाली 1/√2। 1/√2 ये सारी वैल्यू रख दी इसमें। और C3 इज इक्वल टू 0। सब नोन है, C3 अननोन है। C3 निकल आएगा 1 सिंपल मैथ्स 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/√2। C3 इज इक्वल टू 0। 6 एलसीएम आया 2 + 1 3/6 1/2 प्लस 1/√2। C3 इज इक्वल टू 0। 1/√2 C3 इज इक्वल टू -1/2 और C3 इज इक्वल टू -1/2 इंटू √2 यानी -1/√2। C3 की वैल्यू यहाँ से आ गई -1/√2। अब आपके पास B3 A3 B3 और C3 तीनों के मान आ चुके हैं, तो आप शाई 3 को भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट के मान रख देंगे। शाई 1 इज इक्वल टू 1/√3 φs प्लस √2/3 φpx। इसमें पी टर्म नहीं आएगा क्योंकि C1 कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है, जो ये बताता है कि शाई 1 को हमने x एक्सिस पर माना है, इसलिए y का कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसी तरीके से शाई 2 बराबर 1/√3 शाई s, फिर -1/√6 φpx। B2 की जगह -1/√6 प्लस C2 की जगह 1/√2 φpy। इसी तरीके से शाई 3 A1 की जगह A3 की जगह 1/√3, B3 की जगह -1/√6 और C3 की जगह -1/√2। तो शाई 3 बराबर 1/√3 शाई s -1/√6 φpx -1/√2 φpy। ये हमारी तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तरंग फलन या संकृत कक्षकों की तरंग फलन आ गई। वी हैव द वेव फंक्शन फॉर ऑल द 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर यदि हम इसको समझना चाहें तो एस कक्षक तीनों संकृत कक्षकों को बनाने में बराबर का योगदान दे रहे हैं। कितना योगदान बराबर का? 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3। एस 1/3 कंट्रीब्यूट करेगा शाई 1 के लिए, 1/3 करेगा शाई 2 के लिए और 1/3 करेगा शाई 3 के लिए। px भी तीनों संकृत कक्षकों
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है या योगदान दे रहा है। लेकिन px ψ1 को बनाने में 2 गुना योगदान देता है। किसकी तुलना में? ψ2 और ψ3 की तुलना में। ψ1 के लिए इसका कोफिशिएंट है √2/3, जो कि ψ2 और ψ3 की तुलना में 2 गुना है। और दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं कि ψ1 बनाने के लिए px की जो ओवरलैपिंग है वो पॉजिटिव लोब से है, जबकि ψ2 और ψ3 में ये ओवरलैपिंग नेगेटिव लोब से हो रही है। इसी तरीके से py ψ1 को बनाने में कोई योगदान नहीं देता। ये केवल ψ2 और ψ3 को बनाने में बराबर बराबर का योगदान दे रहा है। कितना? 1/√2 का स्क्वायर, यानी 1/2 1/2। लेकिन एक में ओवरलैपिंग जो अतिव्यापन जो है वो पॉजिटिव लोब से है और दूसरे में नेगेटिव लोब से। अगर हम अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिट के संदर्भ में देखना चाहें, रिस्पेक्ट में देखना चाहें, तो हम ऐसे देख सकते हैं। ψ1 को बनाने में 1/√3 कंट्रीब्यूशन s का है और √2/3 कंट्रीब्यूशन योगदान py का है। यानी ψ1 s और px कक्षक के मिलने से ही बना है, जिसमें 1/√3 यानी इसका स्क्वायर 1/3 कंट्रीब्यूशन s का है और √2/3 का अंडर रूट का स्क्वायर यानी 2/3 कंट्रीब्यूशन px का है। इसी तरीके से ψ2 s px और py तीनों के कंट्रीब्यूशन से बना है। s का कंट्रीब्यूशन फिर कितना है? 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3। px का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/6। और माइनस साइन बता रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव लोब से ओवरलैपिंग हुई है। py का कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें? 1/2। इसी तरीके से ψ3 भी s px और py तीनों के मिलने से बना है। इसमें s का योगदान फिर 1/3, px का योगदान 1/6 नेगेटिव लोब से और py का योगदान भी 1/2 लेकिन नेगेटिव लोब से। तो इस तरीके से हम तीनों संकरित कक्षकों की तरंग फलन को समझ सकते हैं। We can explain the wave function of all the 3 hybrid orbitals, that is ψ1, ψ2 and ψ3। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने पिछले टर्न पर sp संकरण के केस में s और p के बीच में कोण ज्ञात किया था। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम चाहेंगे कि ये sp3 के जो 3 कक्षक बनेंगे, 3 ऑर्बिटल्स, उनके बीच में एंगल कितना होगा, कोण कितना होगा। इसको निकालने के लिए हम उसी तरीके से चलेंगे। हमने माना ψ1 जो है वो x एक्सिस पर है, ψ1 इज ऑन x एक्सिस। अब हम ψ2 लिखते हैं, तो ψ2 कैसे लिखेंगे? अभी हमने लिखा जस्ट 1/√3 ψs, ψ2 यही 1/√3 ψs माइनस 1/6 ψpy प्लस 1/2 phi py।
साई टू इज इक्वल टू 1/3 फाई एस माइनस 1/√6 फाई पी एक्स प्लस 1/√2 फाई पी वाई। फाई जो है वो एंगल कंट्रीब्यूशन है। अब हम स्पेरिकल हार्मोनिक से जानते हैं कि फाई एस किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1/4 पाई अंडर रूट। ये हमने स्पेरिकल हार्मोनिक्स जब पढ़े थे तो देखा था, है ना। इसी तरीके से फाई पी एक्स किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है √3/4 पाई साइन थीटा कॉस फाई। अब हम जानते हैं कि फाई टू जो है, साई टू जो है वो एक्स वाई तल में है, तो थीटा की वैल्यू 90 होगी और साइन 90 की वैल्यू 1, इसलिए साइन 90 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ केवल क्या आएगा 3/4 पाई अंडर रूट कॉस फाई। इसी तरीके से स्फेरिकल हार्मोनिक्स से हमने देखा फाई पी वाई इज इक्वल टू √3/4 पाई साइन थीटा साइन फाई। तो यहाँ भी साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि थीटा 90 है, तो केवल क्या बचेगा यहाँ साइन फाई। अब साई टू इज इक्वल टू वैल्यू रखी है 1/√3 है ना। साई एस की जगह हमने साई एस की वैल्यू रखी 1/4 पाई अंडर रूट, फिर माइनस 1/√6 है। अब फाई पी एक्स की वैल्यू रखी 3/4 पाई अंडर रूट कॉस फाई प्लस 1/√2 है। यहाँ वैल्यू रखी 3/4 पाई अंडर रूट साइन फाई। अब एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस साई टू को फाई के रेस्पेक्ट में, फाई यहाँ पर एंगल है के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। साई टू मस्ट बी डिफ्रेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू फाई। साई टू का अवकलन करना पड़ेगा फाई के एंगल के सापेक्ष, और अधिकतम वैल्यू प्राप्त करने के लिए इसको हमें, मैक्सिमा प्राप्त करने के लिए इसको हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करा आपने, डी साई टू अपॉन डी फाई, यहाँ फाई एंगल है ना, और ये जो फाई एस, फाई पी एक्स, फाई पी वाई हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन से, एटॉमिक ऑर्बिटल से। अब डी साई टू अपॉन डी फाई इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है पहला टर्म, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 0 माइनस 1/√6 इंटू 3/4 पाई का अंडर रूट, कॉस फाई का होता है माइनस साइन फाई, प्लस 1/√2 3/4 पाई अंडर रूट कॉन्स्टेंट है, और साइन फाई का हो गया कॉस फाई। मैक्सिमा लाने के लिए इज इक्वल टू 0। यही कंडीशन है जो हमने एसपी कक्षकों के एसपी हाइब्रिडाइजेशन में देखी थी। अब यहाँ से ये 0 के बराबर है, यानी दोनों माइनस, देखिए दोनों टर्मों में √3/4 पाई कॉमन है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस साइन फाई है यहाँ और माइनस बाहर भी है, तो ये हो गया प्लस साइन फाई, तो 1/√6 साइन फाई प्लस 1/√2 कॉस फाई
इज इक्वल टू 0। फिर समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर आएगा 3/4 अंडर रूट साइन फाई और 3/4 अंडर रूट कॉस फाई। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास केवल बचेगा 1/√6 साइन फाई प्लस 1/√2 कॉस फाई इज इक्वल टू 0। अब 1/√2 कॉस फाई को हम राइट हैंड साइड में ले गए, तो क्या हो गया 1/√6 साइन फाई इज इक्वल टू माइनस 1/√2 कॉस फाई। कॉस फाई को वापस इधर ले आए तो साइन फाई अपॉन कॉस फाई, √6 को राइट हैंड साइड में ले गए, माइनस 1/√2 है ही इंटू √6, साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो ये हो गया 10 फाई। 10 फाई इज इक्वल टू √2 से √6 काट देंगे तो ऊपर बचेगा √3 माइनस √3। 10 फाई इज इक्वल टू माइनस √3। अब यदि 10 फाई का मान माइनस √3 है तो फाई का मान 120 होगा, यानी एंगल जो है एस पी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के बीच में कितना होगा, इट इज़ 120। एस एंड पी हाइब्रिड ऑर्बिट, सॉरी ये लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ, आप इसको करेक्टिफाई कर दीजिए। द एंगल बिटवीन sp2 hybridized orbitals is 120. Angle between sp2 hybridized orbital is 120. इसको करेक्ट कर लीजिएगा। sp2 संकृत कक्षकों के बीच में कोण का मान 120 डिग्री होगा। sp2 संकृत कक्षकों के बीच कोण का मान 120 डिग्री होगा। दिस इज़ अबाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये था हमारा sp2 संकरण। अब नेक्स्ट टर्न पर हम पढ़ेंगे sp3 संकरण या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।